नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुबह 7 बजे के हेडलाइंस के साथ। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से रबी की फसलों को भारी नुकसान। पहाड़ी इलाकों में बर्फीले तूफान की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी में फंसे 8 छात्र सुरक्षित। राष्ट्रपति ने अदालतों में लंबित मामलों पर जताई चिंता। कहा, देर से मिलने वाला न्याय नहीं के बराबर। जजों की जल्द नियुक्ति और अदालतों के आधुनिकीकरण पर जोर। विजय माल्या के खिलाफ अदालत ने जारी किया गैर जमानती वारंट। 13 अप्रैल तक अदालत में पेश करने का आदेश। विलफुल डिफॉल्टरों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में केंद्र सरकार। ओडिशा के मलकानगिरी में 57 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। हथियार डालने वालों में 25 महिलाएं शामिल। कई मामलों में थी पुलिस को तलाश। और तुर्की की राजधानी अंकारा में बम धमाके में 34 की मौत, 120 से ज्यादा जख्मी। आइवरी कोस्ट में अलकायदा आतंकियों के हमले में 16 लोगों की गई जान। उत्तर भारत के कई इलाकों में बेमौसम बारिश किसानों के लिए आफत बन गई है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में गेहूं और सरसों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में बर्फीला तूफान आने की चेतावनी जारी की है। पिछले साल हुए नुकसान से अभी किसान उबरे भी नहीं थे कि ताज़ा बेमौसम बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ताज़ा बारिश और ओलावृष्टि से रबी की फसलों को नुकसान पहुंचा है। सबसे ज़्यादा असर खेतों में खड़ी गेहूं और सरसों की फसलों पर पड़ा है। साथ ही जौ और मेथी की फसलों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। गेहूं टूटे पड़े, बाल टूटी पड़ी है, बाल फाट रही है और इसमें ये गिरकर ईते अंते काटन गिरे और पानी भरा है इनके अंदर। और इसमें कम से कम हमारा नुकसान 1 एकड़ में 35-50 हजार का नुकसान हो गया। नुकसान 100% हो गया साहब। कोई ना पहले धन्ना का भाव मिल लेना, अब पूरी तरह नष्ट हो गई फसल। गेहूं की बरसम सारे सौदा खत्म हो गया। बेमौसम बारिश ने किसान के साथ साथ आम लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। अब 2 दिन से मौसम खराब है, हमें बैठना पड़ा है, हमारी मजबूरी है ये। क्यों, अगर हमारे पास सरकारी नौकरी तो नहीं है कि हमारे पास तनख्वाह है ये। हम अगर काम कारोबार करेंगे तो मौसम से तो हम बहुत परेशान है जी। बहुत से की दिक्कत आ रही है। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, हम वो जला के अपना बैठे रहेंगे। वहीं मेरठ में बारिश से एक इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फीले तूफान आने की चेतावनी जारी की है। लोगों को इन इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। सूचना प्राप्त हुई थी केंद्र से कि कई प्रदेशों में, जिसमें उत्तराखंड भी है, विशेष रूप से जो हिमाच्छादित क्षेत्र है, वहाँ हिमस्खलन होने की संभावना है। मौसम ऐसा रहेगा जिसमें एवलांच हो सकता है और हमारे यहाँ के जो जिले हैं उनको हमने अलर्ट कर दिया है। इस बीच हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के चंद्रखानी जोत इलाके में बर्फबारी में फंसे इंजीनियरिंग के 8 छात्रों का पता लगा लिया गया है। इनमें से 6 को हेलीकॉप्टर से रसू हेलीपैड पर लाया गया है और 2 छात्रों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम इलाकों में भारी बारिश से मरने वालों की तादाद बढ़कर 28 हो गई है। सबसे ज्यादा 17 लोगों की मौत बलूचिस्तान में हुई है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 6 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 4 महिलाएं और 6 बच्चे शामिल हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। पंजाब प्रांत में अधिकारी बारिश से हुए नुकसान का आकलन जुटाने में लगे हैं। पिछले साल पाकिस्तान में हुई बारिश से 81 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश की अदालतों पर लगातार बढ़ते मुकदमों के दबाव और लंबित मामलों को लेकर चिंता जताई है। साथ ही देश में जजों के खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरने की जरूरत भी बताई। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि देर से मिलने वाला न्याय नहीं मिलने के बराबर है। रविवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट के 150वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए।
राष्ट्रपति ने कहा कि कई जजों ने अपने फैसलों से न्यायपालिका की गरिमा बढ़ाई है। प्रणब मुखर्जी ने अपने भाषण में अदालतों में लंबित पड़े मामलों पर चिंता जाहिर की है और कहा कि लोगों को न्याय मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। It must be accessible, affordable and quick. Though the Indian judiciary has many strengths, it is yet to fully meet the aspirations of our people for speedy and affordable justice. Our courts are today overburdened on account of the large number of cases pending before them. राष्ट्रपति ने बताया कि अदालतों में लंबित पड़े मामलों में 2014 के मुकाबले कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। There are 38.5 lakh pending cases in 24 high courts. The pendency of cases in the high court has slightly declined from 41.5 lakh in 2014 to 38.3 lakh in 2015. But we still have a long way to go. इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में आगरा में हुई थी, जिसे 3 साल बाद इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया था। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। उन्होंने इस मौके पर 10 रुपए का सिक्का और इलाहाबाद हाईकोर्ट पर विशेष टिकट जारी किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर सेस्क्यू सेंटेनियल किताब का भी विमोचन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी कार्यक्रम में चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि न्यायपालिका विश्वसनीयता के संकट का सामना कर रही है, जो उसके खुद के अंदर की चुनौती है। उन्होंने न्यायाधीशों को कर्तव्यों के प्रति सचेत रहने को भी कहा। साथ ही जस्टिस ठाकुर ने लंबित मामलों के निपटारे में देरी पर भी चिंता जताई। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने भविष्य की बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए न्यायपालिका को तैयार रहने की जरूरत बताई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 150वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बाहरी चुनौतियों का हम बखूबी सामना करते हैं, लेकिन न्यायपालिका के बीच से पेश आने वाली चुनौतियों के बारे में हमें सचेत होने की जरूरत है। In the country today, judges need to be conscientious of in their discharge of their duties. Ladies and gentlemen, चीफ जस्टिस ने लंबित मुकदमों, खास तौर से बरसों में जेल कैद लोगों के मामलों के निपटारे में देरी पर चिंता भी जताई। People who are languishing in jail, their cases could be taken up and disposed of at an early date. For that we need the cooperation of the bar. उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर बार सहयोग करे तो न्यायाधीश पुराने मामलों के निपटारे के लिए शनिवार को भी बैठने के लिए तैयार होंगे। इस मौके पर कानून मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा कि लोकतंत्र की सफलता मजबूत और भेदभाव रहित न्याय प्रणाली पर निर्भर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार का मानना है कि वो बजट सत्र के अगले हिस्से में जीएसटी और बैंक्रप्सी जैसे अहम बिलों को पास करवा लेगी। रविवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार कर सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई है कि बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद में जीएसटी बिल और दिवालियापन संबंधी बिल जरूर पास हो जाएगा। रविवार को दिल्ली में एशिया के बढ़ते कदम सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इन विधेयकों के पास होने से देश में आर्थिक सुधारों में तेजी आएगी। The current session of Parliament has already seen one landmark legislation 2 days ago, and I do hope to see another 2 in the second part of the session with regard to the insolvency law and the goods and services tax. अरुण जेटली ने बताया कि सरकार कारोबारियों की सहूलियत के लिए प्रत्यक्ष कर प्रणाली को आसान बनाने जा रही है और सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, जिसके लिए सरकार बैंकिंग व्यवस्था में भी सुधार कर रही है। We are trying to have a special emphasis now, both in terms of legislative changes and resources being put to strengthen the banking system itself. And I do feel that the next few months in bringing about these structural changes are also going to be extremely important. बजट सत्र में सरकार के 2 अहम बिल पहले ही पास हो चुके हैं, जिसमें आधार और रियल एस्टेट बिल शामिल हैं।
इसलिए सरकार को सत्र के दूसरे चरण में भी विपक्ष से सहयोग की उम्मीद है। गौरतलब है कि जीएसटी विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है, लेकिन बीते 2 सत्रों में सरकार इसे पास नहीं करवा पाई है। संविधान संशोधन से जुड़े होने के नाते राज्यसभा में पारित होने के बाद इस विधेयक को 29 में से आधे राज्यों के अनुमोदन की भी जरूरत पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कारोबारी विजय माल्या की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चेक बाउंस मामले में हैदराबाद की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने पुलिस को माल्या को 13 अप्रैल तक पेश करने का आदेश दिया है। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने याचिका दायर करके विजय माल्या पर मुकदमा चलाने की मांग की है। कंपनी का आरोप है कि उन्होंने भुगतान के लिए जो चेक दिए थे वो बाउंस हो गए। इस बीच लंदन से माल्या ने कहा है कि वो भारत लौटना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल उनके भारत लौटने का सही समय नहीं है। इसके साथ ही माल्या ने ट्वीट कर कहा कि ब्रिटेन का मीडिया उनके पीछे लगा हुआ है और उन्हें तलाश कर रहा है। इस बीच केंद्र सरकार जल्दी किंगफिशर एयरलाइंस के भविष्य निधि खातों में योगदान की भी जांच करेगी। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में कंपनी की तरफ से योगदान में कोई गड़बड़ी की गई है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। दत्तात्रेय ने कहा कि हमने अभी तक मामले में गौर नहीं किया और हम इसकी जांच करेंगे। किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक और शराब कारोबारी विजय माल्या कई जांच एजेंसियों की नजर में है। माल्या बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में किंगफिशर एयरलाइंस की महिला कर्मचारियों ने हाल ही में एक पत्र जारी किया। इसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी ने वेतन का भुगतान तो नहीं किया, लेकिन प्रशासन की तरफ से कार्रवाई के डर से भविष्य निधि खाते में भुगतान जारी रखा। जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। विजय माल्या का नाम लिए बगैर वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि जानबूझकर कर्ज ना चुकाने वाले यानी विलफुल डिफॉल्टरों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ किया कि दोषी कोई भी हो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। जयंत सिन्हा ने कहा कि वैश्विक सुस्ती से अपने कारोबार पर पड़े असर की वजह से कर्ज नहीं चुका पाने वाले कारोबारी को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री का कहना है कि ऐसे मामलों में नीतिगत दखल से एनपीए का सही तरीके से निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा। We have to be careful about commingling 2 or 3 different things. First of all, we have some people that are willful defaulters that have genuinely engaged in illegal activity. And as far as those are concerned, the full force of the law is being applied. All the investigative agencies are working in that regard to ensure that they have to be brought to justice. और खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कलम की आंखों ने परखा इतिहास। मिसेस गांधी हैंडलिंग जो थी वॉर की, वो मास्टरली थी। वाजपेयी जी जब झगड़ा हो रहा था तो मुझसे कहते हैं जाते वक्त, इससे अच्छा तो ये है इंदिरा जी वापस आ जाए। कागज पर उतर आई हर बात। मैंने कहा मोरारजी भाई मुबारक हो, ये काम तो बहुत होगा। हाँ, कम होता अगर तुम उस वक्त मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने देते। देखा देश को बनते हुए, कामयाबी की मंजिलें तय करते हुए, कलम के सफर का नया अंदाज, श्रेष्ठ संपादकों से संवाद। पत्रकार को राजनीति नहीं करना चाहिए। कलम गवाह है, देखिए सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। किताब। इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में हम किसी महत्वपूर्ण किताब के बारे में उसके लेखक, संपादक या उस विषय के जानकार के साथ बातचीत करेंगे। India is a very verbal society.
we like speaking. भगत सिंह का संदेश 19 अक्टूबर 1929 का लाहौर जेल से पढ़ा गया। उसमें साफ साफ कहा कि देखो युवकों, हम लोग बम और पिस्तौल के लिए नहीं क्रांति के लिए लड़ रहे, जन संगठनों के जन चेतना के जरिए हमें वो करना है। पश्चिमी समाज में जो सिद्धांतीकरण हुआ राज्य का, उसमें जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे लोगों ने किया, उन लोगों ने मनुष्य के बारे में जो अवधारणाएं बनाई, फुकुयामा उसका खंडन कर रहा है। बीजेपी संसद में आज कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के विवादित बयान का मुद्दा उठा सकती है। संसदीय कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि ये बयान कांग्रेस की बौखलाहट को दर्शाता है। वहीं कांग्रेस ने आरएसएस को देश के लिए समस्या करार दिया है। बीजेपी संसद में आज कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के विवादित बयान का मुद्दा उठाएगी और कांग्रेस से इस मामले में माफी की मांग भी करेगी। संसदीय कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर आरएसएस के बहाने आईएसआईएस के समर्थन का आरोप लगाया है। हमने इसीलिए कहा ना कि आरएसएस का ये आलोचना या विरोध नहीं है। ये बयान जो है, इस बयान के पीछे जो है वो सेकुलर सियासी सुरमाओं की जो बैंकरप्सी है, जो दिवालियापन है, वो प्रतीत होता है। और उन्होंने जो है आरएसएस का विरोध नहीं किया है, बल्कि आरएसएस के विरोध के नाम पर आईएसआईएस का समर्थन किया है। वहीं आरएसएस ने भी गुलाम नबी आजाद के बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। आजाद के बयान के बाद उठे विरोध के सुरों के बीच कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने आरएसएस को देश की समस्या बताया है। If there is something which is an existential challenge to civilization as we know it, it is the ISIS and its ideology. The RSS is a problem, but it's a domestic problem, and these guys are really kicking around in the basement. दरअसल राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने शनिवार को मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से आयोजित राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस से की थी, जिसके बाद उनके इस बयान का विरोध शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पिछले 91 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहचान रहे खाकी रंग की पैंट अब इस संगठन की ड्रेस से बाहर हो जाएगी। अब इस संगठन की पहचान भूरे रंग की फुल पैंट होगी। संघ की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की नागौर में आयोजित सालाना बैठक में यह फैसला लिया गया। 1925 में संघ की स्थापना के बाद से खाकी निकर संगठन की पहचान रही है। संघ के सर कार्यवाहक सुरेश भैयाजी जोशी ने इसे बड़ा बदलाव बताते हुए कहा कि आज के सामाजिक जीवन में पैंट नियमित रूप से शामिल है और इसको देखते हुए ये बदलाव किया गया है। इसके अलावा आरएसएस ने महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति देने का समर्थन किया है। संगठन का मानना है कि ऐसे संवेदनशील मामलों को आंदोलन के जरिए नहीं बल्कि बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। आरक्षण पर संगठन का कहना है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण से समाज के कमजोर वर्गों को मदद मिली है। ऐसे में संपन्न वर्ग की तरफ से आरक्षण की मांग करना उचित नहीं है। ब्राउन कलर की फुल पैंट को हमने अपने गणवेश का हिस्सा बनाया है। तो एक खाकी नहीं, ब्राउन कलर की है, ब्राउन कलर की है। अब सामान्य जीवन में फुल पैंट चलती है तो हमने उसको स्वीकार किया। हम समाज के साथ चलने वाले लोग हैं, हमें कोई संकोच नहीं। बीजेपी ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए 22 संभावित उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार कर ली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कुमणगम राजशेखरन तिरुवनंतपुरम के वट्टियूर काबू से उम्मीदवार होंगे, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री ओ राजगोपाल नेमोम से भाग्य आजमाएंगे। बीजेपी ने केरल में भारत धर्म जनसेना यानी बीडीजेएस के साथ गठबंधन किया है। पार्टी ने बीडीजेएस के साथ सीट बंटवारे की बातचीत शुरू कर दी है। उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने से पहले 15 मार्च को इस पर चर्चा होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कुमणम राजशेखरन ने बताया कि केंद्रीय चुनाव समिति से नामों पर अंतिम मंजूरी हासिल करने के लिए वो 16 मार्च को दिल्ली रवाना होंगे। मौजूदा विधानसभा में पार्टी का एक भी सदस्य नहीं है। ओडिशा में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मलकानगिरी में कल 57 नक्सलियों ने जिला पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें से 11 मिलिशिया सदस्य जबकि 2 गांव समिति सदस्य हैं। इनमें 25 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने मुख्यधारा में शामिल होने के संकल्प के साथ सरेंडर किया है।
आत्मसमर्पण करने वाले प्रतिबंधित आंध्र ओडिशा जोनल समिति संभाग के सदस्य हैं। ये सभी चित्रांगपल्ली पंचायत के अंतर्गत तनगुड़ा गांव के रहने वाले हैं। हम समाज के मुख्य धारा में स्वागत करते हैं और इनके हमारे सरकार की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी के अनुसार इनको डेवलपमेंट का लाभ दिया जाएगा। श्रीलंकाई नौसेना ने 28 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। इन मछुआरों पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। गिरफ्तार किए गए मछुआरों का ताल्लुक पुडुकोट्टई, पम्बन और तूतीकोरिन से है। मछुआरों की नौकाओं को भी श्रीलंकाई नौसेना ने जब्त किया है। मछली पकड़ने के आरोप में श्रीलंकाई नौसेना की तरफ से इस महीने ये चौथी गिरफ्तारी है। श्रीलंका की नौसेना ने 3 मार्च को 8 मछुआरों और फिर 6 मार्च को 29 मछुआरों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 10 मार्च को भी 4 मछुआरों को गिरफ्तार किया गया। हाल ही में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ऐसे गिरफ्तारियों को रोकने के लिए स्थायी हल तलाशने का अनुरोध किया था। साथ ही गिरफ्तार भारतीय मछुआरों और जब्त नौकाओं की रिहाई के लिए केंद्र से दखल की मांग की थी। अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर तुर्की से है, जहां की राजधानी अंकारा में रविवार को हुए कार बम धमाके में 34 लोगों की मौत हो गई, जबकि 120 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने फिलहाल नहीं ली है। तुर्की की राजधानी अंकारा एक बार फिर धमाकों से दहल गया। धमाके इतने जोरदार थे कि उसकी आवाज पूरे शहर में सुनाई दी। शहर की महत्वपूर्ण जगह किजिले स्क्वायर पर विस्फोट के बाद एम्बुलेंस को आते जाते देखा गया और कुछ जली हुई गाड़ियां नजर आईं। एक चश्मदीद ने दहशत का मंजर कुछ यूं बयां किया। Büyük bir alev topu, çok büyük bir ses. Kalbim hala bir saat geçmesine, 1,5 saat geçmesine rağmen daha hala şoktayım. Yani çok zor bir durum. तुर्की के गृह मंत्री ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद धमाके के लिए जिम्मेदार संगठन का नाम जारी किया जाएगा। 1 महीने से कम वक्त में अंकारा में इस तरह का ये दूसरा हमला है। इससे पहले 17 फरवरी को शहर में सेना को निशाना बनाकर हुए कार बम हमले में 29 लोगों की मौत हो गई थी। 6 महीने से भी कम समय में तुर्की की राजधानी में 3 धमाके ये बताने के लिए काफी है कि तुर्की के सामने गंभीर सुरक्षा चुनौतियां हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के शहर अबिजान से 40 किलोमीटर दूर ग्रैंड बासिम के बीच रिजॉर्ट पर अलकायदा आतंकियों के हमले में 16 लोग मारे गए हैं। इनमें 4 यूरोपीय नागरिक भी शामिल हैं। मौके पर पहुंचे आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति अलासाने ओवाटारा ने बताया कि गोलीबारी में 16 लोग मारे गए हैं, जिनमें 14 नागरिक और 2 सैनिक हैं। सुरक्षा बलों ने 6 हमलावरों को भी मार गिराया है। पिछले 6 महीने में आतंकियों ने पश्चिमी अफ्रीकी देशों के लोकप्रिय पर्यटक स्थलों को निशाना बनाया है। पिछले साल नवंबर में माली में और इस साल जनवरी में बुर्किना फासो में हमला हुआ था। वहीं सीरिया में पिछले 3 महीने में 600 IS आतंकी मारे गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने इस बात की जानकारी दी है। जॉन केरी ने कहा कि इस दौरान करीब 3000 वर्ग किलोमीटर का इलाका भी IS आतंकियों से मुक्त करा लिया गया है। Global Counter Daesh Coalition now includes every single EU state, and together we have pushed the terrorists out of about 40% of the territory that they once controlled in Iraq and 20% of the territory that they controlled in Syria. And in Syria, over the last 3 weeks alone, Daesh has lost 3,000 square kilometers and 600 fighters. And this pressure is going to intensify. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी से टिकट हासिल करने की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप को दोहरा झटका लगा है। राजधानी वॉशिंगटन DC और व्योमिंग राज्य से उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। सेनेटर टेड क्रूज ने व्योमिंग में जीत हासिल की, वहीं वॉशिंगटन DC में उन्हें मार्को रूबियो ने हराया। इन दोनों जगहों के 19 डेलीगेट में से 10 रूबियो और 9 क्रूज ले गए। ट्रंप को एक भी नहीं मिल सका है। क्रूज एकमात्र रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं जिन्होंने ट्रंप को 6 से ज्यादा राज्यों में हराया है। वैसे इन नतीजों के बाद भी ट्रंप फिलहाल आगे हैं, लेकिन ट्रंप और क्रूज के बीच मुकाबला अब कड़ा होता जा रहा है। वॉशिंगटन DC कॉक्स में रूबियो को 37.3% और कैसिक को 35.5% वोट मिले, जबकि व्योमिंग में क्रूज ने 63.3% वोट हासिल किए। यहाँ रूबियो
को 19.5% वोटों के साथ वो दूसरे नंबर पर रहे। ट्रंप को वॉशिंगटन डीसी में 13.8 और व्योमिंग में महज 7.2% वोट ही मिल सके। बात क्रिकेट की। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने बारिश से प्रभावित क्वालिफाइंग राउंड मैच में ओमान को 54 रनों से हराकर वर्ल्ड T20 के सुपर 10 में जगह बना ली है। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट पर 180 रन बनाए। बारिश की वजह से मैच में ओमान को जीत के लिए 12 ओवरों में 120 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन ओमान की टीम 9 विकेट पर 65 रन ही बना पाई। मुख्य मुकाबले में अब बांग्लादेश की टीम ग्रुप 2 में है, जिसमें उसके अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमें हैं। इसके साथ ही T20 विश्व कप के सुपर 10 मुकाबलों में अब एशिया की 5 टीमें हैं। सुपर 10 का पहला मुकाबला कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा। कहते हैं कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की एक 6 साल की बच्ची ने एक बार फिर यह साबित किया है। दर्शनी नाम की इस बच्ची ने स्केटिंग में नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसने क्वार्टर स्केटिंग मैराथन की 10.5 किलोमीटर की दूरी 41 मिनट 3 सेकंड में पूरी की है। इस कारनामे के लिए उसका नाम एशियाई रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया गया है। दर्शनी में स्केटिंग के लिए जबरदस्त जुनून है और उसने अंडर 7 एज ग्रुप में ये कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। और आखिर में हेडलाइंस। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से रबी की फसलों को भारी नुकसान। पहाड़ी इलाकों में बर्फीले तूफान की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी में फंसे 8 छात्र सुरक्षित। राष्ट्रपति ने अदालतों में लंबित मामलों पर जताई चिंता। कहा, देर से मिलने वाला न्याय नहीं के बराबर। जजों की जल्द नियुक्ति और अदालतों के आधुनिकीकरण पर जोर। विजय माल्या के खिलाफ अदालत ने जारी किया गैर जमानती वारंट। 13 अप्रैल तक अदालत में पेश करने का आदेश। विलफुल डिफॉल्टरों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में केंद्र सरकार। ओडिशा के मलकानगिरी में 57 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। हथियार डालने वालों में 25 महिलाएं शामिल। कई मामलों में थी पुलिस को तलाश। और तुर्की की राजधानी अंकारा में बम धमाके में 34 की मौत, 120 से ज्यादा जख्मी। आइवरी कोस्ट में अलकायदा आतंकियों के हमले में 16 लोगों की गई जान। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं मीडिया मंथन। नमस्कार।